कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन सा है, 7वां ना चैप्टर, ये आ गया 7। वैसे ना जब ये नोट्स बनाओ ना चैप्टर नंबर मत गिरो, चलो उसका नाम डालो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना, 10th क्लास का। देखो ये तो आपको टच मी नॉट है ना, प्लांट्स का नाम है, न्यूरॉन है ना, यानी कहीं ना कहीं इस चैप्टर के अंदर इनके बारे में बात होने वाली है, ठीक है। कि कोई जैसे मान लो हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी का कोई हाथ है, तो इसे कोई कंट्रोल करने वाला भी तो होगा, पैर को भी कंट्रोल करने वाला है। हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन जो है ना वो एसोसिएटेड है विद द ब्रेन। ब्रेन क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि काम करती है ना, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर मान लो तुम्हारा सारे सब कुछ पार्ट ठीक है और ब्रेन ठीक नहीं है, तो फिर कोई भी पार्ट काम नहीं करेगा, है ना। तो इन सभी ऑर्गन को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। एक सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, मैसेज को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक कैसे पहुंचाता है ना। तो आज हम देखते हैं पीपीटी के माध्यम से। ये कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन वी सी टेस्टी फूड। वो कहता है ना कि जब हम लोग कोई टेस्टी खाना देखते हैं तो क्या होता है, मुंह में पानी आ जाता है ना। तो इसके पीछे भी कहीं लॉजिक ही तो है। ये कह रहा है सलाइवा कम्स आउट फ्रॉम आवर माउथ, हमारे मुंह से क्या आता है, सलाइवरी, हाँ उसी ग्लैंड से निकलता है। कह रहा हाउ डू वी फील व्हेन समवन हर्ट अस, जब कोई हमें हर्ट करता है तो फील भी तो आता है, फीलते ना। अच्छा ये पेनफुल वो वाली फीलिंग, तो इसमें फर्क है दोनों में, ठीक है ना। देखो अब क्या कहता है, ये देखो, ओ माय गॉड समझ रहे हो, जब कोई तोड़ती है दिल तब ये होता है। ये कह रही नहीं, अब नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहां पर दो कंडीशन है, एक तो यह है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी सी टेस्टी फूड, तो हमारे मुंह से क्या आता है, सलाइवा, पानी, कहते हैं पानी आना मुंह से, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है बिलो द टंग, तब क्या कम्स आउट होता है माउथ से, सलाइवा। लेकिन वहीं तो दूसरी तरफ जब कोई तुम्हारा दिल तोड़ दे तो फिर तो भी पानी आता है, लेकिन फिर आंखों से आता है कि नहीं। इस तरह की चीजें हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है, वी फील सैड और वी क्राई, चिल्लाते हो, चिल्लाए कोई अब हुआ है ऐसा आज तक, होने वाला है। चलो कोई नहीं, देखो बहुत हुआ है भाई साहब। देखो ये कह रहा है व्हाट वी डू वी फील कोल्ड, जब हमें सर्दी लगती है तो हम क्या करते हैं, इस तरह से सुकुड़ते हैं ना, कप कपाने लग जाते हैं। तो सारी चीज यहाँ पे चल रही है, फटाफट देख लो, ये है ना। जब सर्दी लगती है तो ऐसा होते है, जब कोई दिल तोड़ता है तो भी फिर तो भाई साहब पूछो मत, है ना। वी सीवर, सीवर मतलब कपकपाना, है ना। अब क्या कह रहा है, देयर इज समथिंग इनसाइड आवर बॉडी विच इज कंट्रोलिंग आवर बॉडी एंड आवर इमोशंस, कुछ तो ऐसा हमारे शरीर के अंदर है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करती है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है। कुछ तो ऐसा तंत्र हमारी बॉडी में 100% है, ठीक है ना। ये कहना चाह रहा है तुमसे। अब ये हमसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज कंट्रोलिंग इमोशंस इनसाइड आवर बॉडी, ऐसा क्या है जो हमारे अंदर बॉडी के इमोशंस को कंट्रोल करता है, भावनाओं को, है ना। क्या ये कंट्रोल का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते क्या बोलते हैं उसको, नियंत्रण, कंट्रोल करता है। कुछ तो ऐसा है, रेगुलेट करता है। रेगुलेट का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी का फंक्शन प्रॉपरली वर्क करे, उसके लिए क्या होता है, रेगुलेटिंग की आवश्यकता होती है। ये हमसे क्या वो बोलता है, दिस इज व्हाट वी विल स्टडी इन चैप्टर, है ना। हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं ना, ये वही कहना चाह रहा है। अभी हमसे कह रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में आप जो सीखोगे हमारी बॉडी के अंदर क्या कौन सा ऑर्गन कैसे कंट्रोल होता है वो हमें बताएगा, ठीक है ना। देखो कह रहा है लाइफ कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लोग जानते हैं ना कि जितने भी जीवन है बना हुआ है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और हम सभी लोग क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट्स भी हो सकता है और एनिमल भी, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अभी कह रहा है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना हुआ है ना। तो क्वेश्चन ये आता है माइंड में, आर मेड अप ऑफ सेल, सभी लोग जानते हैं ना जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो बने हुए होते हैं किसके, सेल्स के बने हुए होते हैं। और सेल क्या होता है, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। स्ट्रक्चर कह लो या फिर कह लो फंक्शनल यूनिट, हमारी बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल है और यूनिट है जिससे मिलकर के बना हुआ है वो कौन है, सेल ही तो है। इस घर की सबसे छोटी यूनिट वो क्या होगी, ईंट होगी, तो आप ईंट को सेल कह सकते हो।
ठीक है ना। ऐसे हमारे बॉडी पार्ट है, या फिर कह लो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो बना हुआ है तो सेल का बना हुआ है। अब कह रहा है कि जो सेल होता है, देखो ध्यान से, आपको इधर दिख रहा होगा ना, ये सेल हो गया। ये सेल क्या करती है, ग्रुप ऑफ सेल बनाती है, जिसे आप लोग क्या कहते हो, टिश्यू कहते हो। किसी भी सेल का ग्रुप, और उस ग्रुप में जितने भी सेल है सबका फंक्शन बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। तो जो ग्रुप ऑफ सेल होता है उसको हम लोग कहते हैं टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज टुगेदर फॉर्म ऑर्गन। और जब खूब सारी टिश्यूज मिलती हैं ग्रुप में तो हमारी बॉडी का ऑर्गन बनता है। क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। समझ में। नाउ लेट अस सी फ्यू ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। अब हमारी बॉडी का कुछ ऑर्गन देख लो। ऑर्गन तो कुछ इंटरनल है और कुछ एक्सटर्नल है। तो हमारे पास दो टाइप का होते हैं ऑर्गन। ब्रेन दिख तो रहा होगा ना। अब हम ये जो आपको दिखा रहा है ये इंटरनल ऑर्गन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। इंटरनल ऑर्गन तो ब्रेन हो गया सबसे पहले, उसके बाद देखो लंग्स हो गया, ये सब ऑर्गन ही तो है। इसके बाद में क्या हो गया, हार्ट हो गया। उसके बाद में क्या हो गया, स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज आर कॉल्ड एज, और है ना, ऑर्गन। क्या बोल रहा है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज आर कॉल्ड ऑर्गन्स, ठीक है ना। तो ऑर्गन क्या होता है भाई, सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू। और टिश्यू आपस में ग्रुप में क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स, ठीक है ना। और हमारी बॉडी क्या होता है, इन ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करती है। अभी नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर कॉल्ड एज। अगर सारे ऑर्गन एक साथ काम करना शुरू करती भी है ना बॉडी के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना। पहले सेल आता है, सेल के ग्रुप्स होते हैं। तो ग्रुप में जितने भी सेल होंगे ना सबका फंक्शन सेम होगा, और फिर उससे बनेगा क्या, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनता है, टिश्यू बनता है ना। और सारे टिश्यू उस ऑर्गन के सारे एक जैसे काम करते हैं। उनकी फंक्शन कैसी होती है, बिल्कुल सिमिलर होती है। समझ में आया तुम लोगों को। अब क्या बोल रहा है, ऑर्गन सिस्टम हमको पढ़ना है इसके अंदर। एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है ना भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बॉडी के अंदर। तो ये सारे सिस्टम ही तो हैं, ये सारे कैसे फंक्शनिंग करते हैं ना, आपको उसमें बताएगा। देखो जरा, ऑर्गन सिस्टम हो गया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे यहाँ पर इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो। ये आगे हमारे पास कौन सा, ऑल ऑर्गन सिस्टम वर्किंग टुगेदर फॉर्म ऑर्गेनिज्म। और जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सारे ऑर्गन वर्क करते हैं तो आप उसे क्या कहते हो, फिर ऑर्गेनिज्म कहते हो, ठीक है ना। हमारे बॉडी में सारे ऑर्गन एक साथ काम करते हैं, प्रॉपरली काम करते हैं। अगर किसी भी ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया तो हमारा जीना खत्म। हम कैसे जिएगा, मर जाएगा, ठीक है। देखो इधर, अब हार्ट काम करना बंद कर देगा 2 मिनट के लिए तो खत्म हो जाएगा, है ना। राम राम हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। देख लो हार्ट का बीट कर रहा है, ठीक है, बॉडी पार्ट में पूरा सर्कुलेट कर रहा है ब्लड। देखो अब ये कह रहा है, ये आ गया, ठीक है भैया, ये क्रिस आज को है ना सामने, ध्यान से देखते रहो। ये कह रहा है कि बट हाउ डज दिस ऑर्गन फंक्शन, लेकिन ये सारे ऑर्गन कैसे काम करते हैं ये तुमको जानना है। अब अगर हमको भाई, हमारा बॉडी ना बिल्कुल मशीन है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल मशीन है कोई, ये मान लो ये बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है। अगर इस डिजिटल बोर्ड का ना कोई भी पार्ट का डैमेज हो जाए तो काम करना बंद कर देगी, है ना। कोई ना कोई काम तो करना बंद करेगी। तो ये काम कैसे करता है, इसका भी एक सिस्टम है। ऐसे ही हमारे बॉडी का ऑर्गन है जो कि काम करता है एक सिस्टम के ऊपर। ये आ गया दूसरा वाला भैया, ये कह रहा है लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। अब हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं ये कैसे वर्क करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, उसको आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। आ जाओ, चलो देखो, ये है प्लांट्स। क्या है ये, इमेजिन अ बॉय इन ए जंगल। जंगल कह लो या फॉरेस्ट, है ना, बात एक है। एक लड़का गया जंगल में और चलते चलते उसने क्या देखा, ये इसका तो लंग्स तो है ना भाई, सबके पास तो लंग्स होता है। हीज लंग्स, उसका हार्ट, हीज लंग्स, हीज हार्ट, ऑल हीज बॉडी सिस्टम आर वर्किंग प्रॉपरली। जब वो जंगल में जाता है तो उसका जो बॉडी का लंग्स है, हार्ट्स है ना, ये सब अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अचानक से अ लायन, लेकिन जैसे एक शेर देखता है, सडनली शेर आ गया, खतरनाक शेर है, भूखा शेर है ना, तो पतला दिख रहा है तुमको, वो अभी खा जाएगा इसको तो मोटा हो जाएगा तगड़ा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका, अब बताओ इसका क्या था, क्या हाल होगा इसका जब एकदम सामने शेर देखेगा,
तो इसकी तो बोलेगी हवा बत्ती गुल। अ लॉयन इज स्टिमुलस फॉर हिम, ये कहना चाह रहा है कि वो जो लॉयन है उसको देखते इसकी हवा क्या हो गई, खराब हो जाएगी। मतलब इसने कुछ तो ऐसा किया होगा जिसकी वजह से इसके अंदर क्या होगी, एक डर पैदा, फियर है ना, डर पैदा हो गया होगा। तो इसने क्या करा, इसके अंदर एक स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब होता है कोई भी चेंज हमारे को छोड़कर आसपास में, या वो चेंज हमारे अंदर भी आ सकता है, स्टिमुलस, स्टिमुली कहते हैं हम इसको। ये काम कर रहा है एज ए स्टिमुलस, यानी ये चेंज ला देगा इसके बिहेवियर में, इसके इमोशंस में, इसके फीलिंग में, ठीक है ना। स्टिमुलस क्या होता है, इज एनी चेंज, ठीक है ना, इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जैसे अभी सर्दी का मौसम है, सर्दी लग रहा है ना, तुम कह रहे हो पैरों में कपकपी से लग रही है, वो सर्दी लग रही है, वो इन्वायरमेंट में क्या हो चुका है, टेम्परेचर कम हो चुका है। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई चेंज है जो कि हम फील कर रहे हैं, और वो है कूल, है ना। तो ये स्टिमुलस का मतलब होता है कोई भी चेंज हमारे बॉडी के बाहर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। गर्मी आता है, धूप हो जाती है, तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, हमारी बॉडी फील करती है, वो चेंज ही तो हो रहा है। तो हम इसे बोलते हैं स्टिमुलस, जो कि कोई भी चेंज होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। अब इसने क्या कर दिया, शेर ने इसके लिए तो इन्वायरमेंट में चेंज कर दिया। अभी कहां पर है बेचारा, ठंड के मारे क्या, डर के मारे। टू दिस स्टिमुलस हिज बॉडी रिएक्ट, और जो भी इन्वायरमेंट में चेंज आता है हमारी बॉडी उस चेंज के ही टूवर्ड्स रिएक्ट करता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें कैसे करता है रिएक्शन ये। टू दिस स्टिमुलस हिज बॉडी रिएक्ट, रीड्स लंग्स ब्रीथ फास्टर। ये तो होगा, अरे भैया भी है तेज नहीं होगा, होगा भाई। ये देखो इस तरह से सांसें तेज तेज चलने लग जाएगी, है ना, बराबर से। शेर को देखते ही अब भागू को कहा जाऊं, यानी कि हिज हार्ट बीट इज इंक्रीज, उसका हार्ट बीट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी, सांसें तेज चलने लगेगी। इस तरह से देखो, जो 72 बार बीट कर रहा था ना, 72 टाइम्स, वो अब 108 टाइम्स बीट करने लगेगा, 90 टाइम्स बीट करने लगेगा, हार्ट बीट उसकी इंक्रीज हो जाएगी डर के मारे। तो बट दिस हैपन इन अ कंट्रोल्ड मैनर। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि पूरा फटी जाएगा, कंट्रोल के साथ करता है, बीट तेज करता है, लेकिन मर थोड़ी जाएगा शेर को देखते एकदम से। But this happen in a controlled manner, that is, it is systemically regulated according to the stimulus. जैसा स्टिमुलस है उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी बिहेव करेगी, समझ आया, ये कहना चाह रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। सो कंट्रोल रिफर टू सिस्टमैटिक रेगुलेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटी। कहना चाह रहा है कि जो कंट्रोल का मतलब है, जैसे नाम आपका चैप्टर का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो कंट्रोल का मतलब यह हुआ कि हमारे सिस्टम को सिस्टमैटिक रेगुलेशन की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। यानी कि सो कंट्रोल रिफर टू सिस्टमैटिक रेगुलेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटी। जितनी भी एक्टिविटी हो रहा है उस एक्टिविटी को देख करके हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करने के बाद में क्या करती है, कंट्रोल सिस्टमैटिक रूप से हमारी बॉडी को क्या करती है, रन करती है, फंक्शनिंग करने के लिए हेल्प करती है, लेकिन कंट्रोल मैनर में। वो कहते हैं ना, विपत्ति आए तो घबराए नहीं, ठीक है ना, पेशेंस बनाए रखें और अच्छे से काम करें। उसको कैसे डर, उससे जो भी समस्या आई है, विपत्ति आई है, उससे कैसे निपटना है, तो आपको ना संयम बरतना चाहिए, कहते हैं पेशेंस रखो, सब दूर हो जाएगा। हार्ट बीट तेज हो रहा है, लंग्स के अंदर हवा फटाफट आ रही जा रही है ना, तो ये सब चीजें आराम से करनी चाहिए। तो हमारी बॉडी क्या करती है, कंट्रोल करती है ना, कंट्रोल करती है किसको, अलग अलग एक्टिविटी को, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है ना। ये हमसे कहना चाह रहा है। अब ये क्या कह रहा है, नाउ दिस हैपेंस बिकॉज द आईज सेंड द मैसेज टू द ब्रेन। अबे डर क्यों गया, अगर मान लो अंधा होता तो पूरे जंगल में घूमता रहता, क्या पता कौन आ रहा है, तो डरता थोड़ी। जैसे इसकी आंखों ने देखा शेर को, आंख ने सेंड कर दिया मैसेज किसको, ब्रेन को, कि सामने शेर आ रहा है। अब शेर को देखते ही आंख ने मैसेज ब्रेन को भेजा, और ब्रेन ने क्या करा, उसको प्रोसेस किया और फिर रिएक्ट करके वापस उसको भेजा हार्ट को, डर के मारे, है ना। क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा था ब्रेन, अब मैसेज कहां पहुंचा, सेंड द मैसेज टू द ब्रेन। अब ब्रेन क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है ना। जैसे कि कंप्यूटर होता है ना, आप किसी चीज में एंटर मारते हो, सेव होता है, तो देखना उसमें प्रोसेसिंग होता है। तो ये हमारा ब्रेन भी पूरा कंप्यूटर है, प्रोसेस कर रहा है, उस मैसेज को पढ़ रहा है, रीड हो रहा है। द ब्रेन सेंड्स मैसेज टू द हार्ट। अब वही मैसेज जो आपने भेजा ब्रेन को, ब्रेन ने क्या करा, उसको रेगुलेट करके वो मैसेज हार्ट को भेजा, और बीट हो गया फास्टर। ब्रीथिंग फास्ट हुआ ना, ब्रीथिंग फास्ट हुआ तो लेग्स क्या होगा, अपने आप क्या होगा, भागने की तरफ, है ना, भागा ना। तो पैर को किसने, ब्रेन ने तो दिया मैसेज, हार्ट से हार्ट में आया फिर पैर में गया, फिर आप भागोगे थे, ठीक है ना। ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो दिमाग है, देखो वो सब जगह मैसेज पहुंचाता है। क्या हुआ, तो ध्यान से, ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन तक मैसेज पहुंच गया। अब ब्रेन में जैसे गया मैसेज, ब्रेन से हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर लेग में जाएगा, ठीक है ना भाई। और फिर क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब समझ में आया। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि एक सिस्टम बॉडी का या एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को क्या करता है, मैसेज सेंड करता है। तो जिसने मैसेज सेंड किया है उसके परमिशन पे जो बॉडी का अदर ऑर्गन है वो एक्शन लेता है। अब यहां पर पैर चलने लग जाएंगे, है कि नहीं। कोऑर्डिनेशन मींस ऑर्डरली एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज, यानी जितना भी एक्टिविटीज होता है उन सभी एक्टिविटी का ऑर्डर में फंक्शनिंग करना, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रेन ने कहा पैर को कि चल आगे, और पैर ने कर दिया मना कि मैं तो नहीं चलूंगा, है ना, तो उसको चलना पड़ेगा, वरना फिर क्या हो जाएगा, उसका हमला हो जाएगा इस पे, अगर नहीं भागेगा तो, है ना।
तो ये सब पूरा क्या है, कंट्रोल है। तो ये सारे नोट्स ना इसमें एक साथ लिख जाना चाहिए, है ना। ये सब नोट्स ही तो है एक्टिविटी के साथ में। देखो स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशन, यानी कि भाई बात तो मैंने कहा आपको, स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है उनके ऊपर एक्शन लेना, ठीक है ना, इंप्लीमेंट हो जाना, जो कहा वो करना, अप्लाई करना भी आप कह सकते हो। अब क्या हुआ, देखो वो देख करके डर गया, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गन सिस्टम द बॉय इज एबल टू रन अवे। और ये सारे के सारे जो हमारे ऑर्गन के सिस्टम थे उन्होंने एक साथ वर्क किया, प्रॉपर्ली वर्क किया, कोऑर्डिनेशन हुआ, और उसकी वजह से क्या हुआ, ये भागने में कामयाब हो गया, ठीक है ना, वो भाग गया, ठीक है। अब वो क्या हुआ, बच गया, किससे, इस हमलावर से, ठीक है ना। अब क्या कहना चाह रहा है तुमसे कि हमारी जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म है, सो नाउ वी नाउ, तो अब हम लोग ये जानने लगे हैं कि फॉर क्या लिखा है, मेटिकुलस फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म देयर हैज टू बी परफेक्ट कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट सिस्टम और ऑर्गन एंड वेरियस स्टिमुलस फ्रॉम देयर बॉडी। यानी कि एक अच्छी ऑर्गेनिज्म को फंक्शनिंग कराने के लिए उसके बॉडी में क्या होना जरूरी है, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, और साथ में डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट स्टिमुली, डिफरेंट एक्टिविटीज के टुवर्ड्स रिएक्शन करना हमारा कोऑर्डिनेशन कहलाता है, ठीक है ना। अगर एक बॉडी परफेक्ट है, कहते हैं ना स्वस्थ, एक हेल्थी पर्सन कौन होगा, जिसके अंदर कोई भी किसी भी टाइप की क्या नहीं होगी, डिसीज नहीं होगी, है ना, या फिर इमोशनली, और एक होता है मेंटली, है ना, रूप से वो व्यक्ति बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो वो तभी होगा जब उसके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिल्कुल अच्छे से हो पाएगा। समझ में आया ना। अब हम लोग चलते हैं आगे, और अब क्या हो रहा है, तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है इस चैप्टर का। अब ये बंदा बिल्कुल परफेक्ट है, इसके अंदर क्या है, कंट्रोल भी अच्छे से हो रहा है और कोऑर्डिनेशन भी, किसी दिल भी नहीं तोड़ा है बेचारे का, ठीक है ना। ये आगे छुटकू, हाँ वो इंटेलिजेंट है ना, सभी चश्मा वाले इंटेलिजेंट नहीं होते, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये देखो ये भी खुश हो रहा है, बट डू वी शो द सेम रिस्पॉन्स टू एवरी स्टिमुलस, क्या हम ऐसा ही एक्शन हर एक स्टिमुलस के साथ ले सकते हैं। देखते हैं ना, रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई स्टिमुली जनरेट हुआ है तो उसके साथ हमको रिस्पॉन्स भी करना होता है। अब मान लो कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, अपने हाथ रखा हुआ है, तो स्टिमुली चेंज हुआ तो आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, मतलब हाथ आपको हटाना पड़ेगा, नहीं हटाओगे तो फिर डैमेज हो जाएगा आपका हाथ, है ना। नो, सारे जो होते हैं, सारे स्टिमुली को हम लोग रिस्पॉन्स सेम वे में नहीं करते, ठीक है ना, अलग अलग करते हैं। ये कहना चाह रहा है अब कि नहीं, इसमें वो है भाई, समझ में आ रहा तुमको, नहीं आ रहा है, थर्ड आएगा ना, सेकंड तो खत्म हो गया मॉड्यूल। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, इफ स्टिमुलस इज हर्ट, सॉरी हार्ट बोल रहा हूं, हीट, है ना, इफ स्टिमुलस इज हीट, जो हमने दिया एग्जांपल, गरम रख दिया अपना हाथ, अगर आपने किसी हीट पर हाथ रख दिया, सनलाइट है, धूप आया बिल्कुल चमकदार, ये स्टिमुलस ही तो है। अभी देखो क्या है, अभी मॉर्निंग का टाइम है, 6 बज रहे होंगे आसपास, है ना, कितना सर्दी पड़ रहा है, 12 बजेगा धूप निकल जाएगा, देखना इन्वायरमेंट थोड़ा हीट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, ये स्टिमुलस ही तो है। क्या बोल रहा है, इसको पूरी गर्मी से क्या बताएं तुमको, ठीक है ना, देख सकते हो ये रिस्पॉन्स कर रहा है, अपना सर नीचे कर लेगा, है कि नहीं, हीट आया, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इज स्वेटिंग, पसीना देख रहे हो कितना सारा आ रहा है। अब इफ स्टिमुलस इज कोल्ड, अगर सर्दी पड़ रहा है जैसे कि अभी, रिस्पॉन्स इज शिवरिंग, तो कॉपी आ जाता है ना, ठीक है ना। तो ये सर क्या, देखो ये आ गया मोटो सेट, है ना, तो इसको सर्दी लग रही है, ये इन्वायरमेंट को देख के खुद रिएक्शन है ना, रिस्पॉन्स कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये रिस्पॉन्स हो गया। तो स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स शुड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, है ना, जितना भी एनवायरनमेंट में चेंज होता है आप उसको स्टिमुली कहते हो, और उस स्टिमुली के साथ क्या होता है, हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। समझ में आया। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे पहला ना मेन पॉइंट आता है वो ये आता है कि स्टिमुली और उस स्टिमुली के साथ में रिस्पॉन्स। फॉर एवरी स्टिमुलस देयर इज अ डिफरेंट रिस्पॉन्स, अलग अलग स्टिमुली के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स होता है, ठीक है ना। ये वही कहना चाह रहा हूं, कुछ नहीं। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल रिफर टू द सिस्टमैटिक रेगुलेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटी। तो एक का कंट्रोल आ गया, पहले अब हम लोग पढ़े कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मतलब होता है कि सिस्टमैटिक रेगुलेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटी, ठीक है ना, ये तुम्हारा हुआ कंट्रोल का डेफिनेशन। अब क्या करें, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब हुआ क्या, कोऑर्डिनेशन मींस द ऑर्डरली एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज हो रहे हैं उसके ऑर्डर में उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके रिस्पॉन्स को फॉलो होना चाहिए बॉडी के अंदर, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। अब हमसे क्या कहता है, व्हाई इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, ठीक है ना। आ जाओ, तो ये हमसे क्या कहता है, कहता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ प्रॉपर्ली होना है, अच्छे से जितना वो बढ़ सकता है, तो उसके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उसके अंदर विकास, उसके अंदर क्या इवोल्यूशन, है ना, चेंज, वो अच्छे से तभी हो पाएगा जब उसके अंदर क्या होगा, प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा। अब भाई आप लोग ना सुनते हो कोई गिट्ठा रह गया, या उसकी जो एज है, उसके एज के हिसाब से अगर बॉडी का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ, होना चाहिए उसको प्रॉपर हेल्थी, उसका वेट होना चाहिए 70 किलोग्राम, है नहीं है 45, इसका मतलब उसको न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिला। तो जब न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिला, तो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से क्या होगा, उसकी बॉडी को ग्रोथ नहीं हो पाएगी, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, इसका मतलब कंट्रोल भी नहीं हो पाएगा, कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो पाएगा ठीक से, ठीक है ना। अब क्या कहना चाह रहा है, देख रहे हो, ऐसे मत रहना भाई, ऐसे हो जाओ, ठीक है ना। ये हमसे क्या बोल रहा है, लेट अस सी सम एग्जांपल ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। ये पूरा चैप्टर जो है ना, इसमें दो चीज पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स और एनिमल, है ना, हमें दोनों में पढ़ना है। देखो भाई, तो अब तक तुम लोगों ने क्या देख लिया था, लास्ट क्लास तक आप लोगों ने देख लिया था
कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कैसे हमारी बॉडी प्रॉपर्ली वर्क करता है ना, कंट्रोल की डेफिनेशन और कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कि प्लांट और एनिमल में कैसे होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। देखो इसमें सबसे पहले क्या होता है, ये तो फिगर आपको सबको दिख रहा होगा, इस एनवायरनमेंट को ध्यान से देखो। अच्छा एक्चुअली क्या है, इकोसिस्टम है, आपको ना एक चैप्टर है इकोसिस्टम। देखो वो बच्चा भाग रहा है, आदमी भाग रहा है, रनिंग कर रहा है पार्क में, ये मूव हो रहा है ना। तो क्या ये मूव हो रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ हाँ ये मूव जो है कर रहा है। कैन एनिमल मूव, यस। अब ये पेड़ पौधे के बारे में पूछेंगे, कैन प्लांट मूव, तो इसका आंसर होगा नो, प्लांट मूव नहीं करता। अब देखो ध्यान से, बट द आंसर इज यस, प्लांट मूव नहीं होता, फिर भी आंसर यस क्यों है। देखो अब इसमें ध्यान से, ये कहना चाह रहा है एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दिस मोशन इज कॉल्ड एज लोकोमोशन, ठीक है ना। जो चीज अपना पोजीशन लोकेशन मूव करता है, चेंज करता है, आप उसे कह सकते हो कि वो लोकेट करना, लोकेशन उसका चेंज हो रहा है कंटिन्यू, तो लोकेशन से वर्ड आता है लोकोमोशन, ठीक है ना। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है कि देखो यहां पर क्या है, लोकोमोशन इज कोऑर्डिनेटेड बाय नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। हमारे बॉडी में मसल्स है तो उसका पूरा एक सिस्टम है, उसे हम लोग बोलते हैं मस्कुलर सिस्टम, ठीक है ना। तो मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ब्रेन जब तक नहीं कहेगा कि चलो तब तक तुम चल नहीं सकते आगे, ठीक है ना। तो ये दोनों मिलकर के हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। जो सामने ब्रेन है, ब्रेन से जनरेट होता है कुछ इंपल्सिस, वो बात करेंगे बाद में, ठीक है ना, उसको भी सीक्रेट ही रहने दो कि क्या है वो इंपल्स। देखो बट हाउ डू प्लांट मूव, यानी ये कहना चाह रहा है कि हम लोग तो मूव करते हैं ब्रेन की हेल्प से और मस्कुलर सिस्टम की हेल्प से, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स होता है, तब हम लोग मूव करते हैं। तो प्लांट जो ग्रोथ करता है या मूवमेंट करता है, तो प्लांट लोकेशन चेंज नहीं कर सकता लेकिन मूवमेंट तो करता है ना वो भी। आप लोगों ने बेल वगैरह को देखा होगा, चढ़ जाती है दीवारों पे, प्लांट भी ग्रोथ होता है प्लांट का। ये सब लोग कैसे करते हैं, इनके अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसकी हेल्प से ये ग्रोथ करते हैं या फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, चढ़ते हैं या मूवमेंट करते हैं, तो वही आपको इसमें समझना है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, देखो ये प्लांट्स आपको दिख रहा होगा सामने ना, क्वेश्चन मार्क आ गया इसलिए कि आपको समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बढ़ क्यों गया ये। लेट अस सी मूवमेंट इन प्लांट, है ना। आपको प्लांट कैसे मूवमेंट करता है हमको उसकी स्टडी करनी है, ठीक है ना। तो देखो सन के मूव करने के साथ ही सनफ्लावर भी मूव कर रहा है ना। तो अब क्या है, यानी कि लाइट यहां पर ये जो सनफ्लावर है इसको स्टिमुलेट कर रहा है ना। क्या हो रहा है यहाँ पर, ये इसको स्टिमुलेट कर रहा है। तो अब देखो दूसरा जो इसमें है ये टच मी नॉट, अब ये हाथ आया, इस हाथ ने क्या करा, इस टच मी नॉट प्लांट्स को टच करा, टच करते क्या हो गया, ये जो प्लांट्स का लीफ है ये श्रिंक हो गया, यानी यहाँ पे आपने टच करके उसको स्टिमुलेट किया है, उसमें स्टिमुली जनरेट किया है, तब क्या हो गया, ये जो पत्तियां हैं ये सिकुड़ गया। फिर क्या हुआ कि हम क्या देख रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वो एक्सटर्नल स्टिमुली की वजह से हो रहा है, यानी कि प्लांट्स मूव करता है इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, है ना। जब एक्सटर्नल स्टिमुलस करता है तो क्या होता है, प्लांट भी उसकी मूवमेंट्स करता है ना। आगे से हमारे पास क्या है, और फिर स्टिमुलेशन की वजह से और ग्रोथ होता है, क्या होता है, ग्रोथ। तो ग्रोथ की वजह से क्या होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलेंस होता है और फिर मूवमेंट करता है कौन, प्लांट्स। देखो इसमें कहना चाह रहा है फिर से कि बट व्हाट कॉज मूवमेंट इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर मूवमेंट किसकी वजह से आता है। तो सिंपल सी बात है, डू प्लांट्स हैव मस्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, तो प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम भी नहीं होता और मस्कुलर सिस्टम भी नहीं होता, फिर भी ये कैसे करता है मूवमेंट, हमें ये जानना है। देखो ये कह रहा है नहीं होता है, नहीं होता है मसल्स और नहीं होता है उसमें हार्ट, कुछ नहीं होता, नर्वस सिस्टम भी नहीं होता। तो ये कहना चाह रहा है कि द मूवमेंट इज कोऑर्डिनेटेड बाय केमिकल कॉल्ड एज हार्मोन, यानी प्लांट्स के अंदर केमिकल होता है जिसे हम हार्मोन कहते हैं, केमिकल की हेल्प से वो कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है अपने पार्ट्स को, प्लांट्स, ठीक है ना। तो अब हमको क्या सीखना है कि लेट्स सी प्लांट मूवमेंट, ना प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होता है उसको कैसे होता है, हमें करनी उसकी क्या करनी, उसके अध्ययन करना है उसका। देखो क्या है, ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस प्लांट शोज टू टाइप ऑफ मूवमेंट, प्लांट जो होते हैं दो टाइप के मूवमेंट शो करते हैं ना।
हमें यही पढ़ना है पहले, प्लांट्स के अंदर कैसे मूवमेंट्स होता है, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले आएगा आपका ये, देखो ये क्या है, सीड्स है, कंटिन्यू क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, जर्मिनेट हो रहा है, और फिर देखो इसमें दो टाइप के मूवमेंट हो रहे हैं, एक तो डाउनवर्ड अर्थ जा रहा है जो कि रूट्स है, और दूसरा स्टेम्स लीफ के साथ क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है अपवर्ड। यानी कि इसमें दो टाइप का मूवमेंट्स हो रहा है, एक तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जो कि अपवर्ड क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, और एक हो रहा है डाउनवर्ड में, तो वो हो रहा है अगेंस्ट, सॉरी अलोंग विद द ग्रेविटी। दोनों क्या हो रहा है इसके अंदर, मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो ये कहना चाह रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस प्लांट शोज टू टाइप ऑफ मूवमेंट, इज दिस प्लांट ग्रोइंग, ये कहना चाह रहा है ना। अब दोस्तों ध्यान से, ये कह रहा है यस प्लांट जो है ना ग्रो करता है, तो हम उसी को बोलते हैं प्लांट्स मूवमेंट। अब इसमें क्या आ रहा है, सच मूवमेंट आर कॉल्ड एज ग्रोथ डिपेंडेंट, ठीक है ना। ऐसा मूवमेंट, पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसमें ऐसा मूवमेंट जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ग्रोथ पर, उसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, ठीक है ना। यानी कि हमें दो टाइप का पढ़ना है प्लांट्स के अंदर मूवमेंट्स, एक तो पढ़ना है ग्रोथ डिपेंडेंट और दूसरा ग्रोथ इंडिपेंडेंट, जो डिपेंड नहीं करता ग्रोथ पे, ठीक है ना। तो सच मूवमेंट आर कॉल्ड ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, ठीक है ना। या उसमें थोड़ा ध्यान रखना है, कह रहा है मूवमेंट इज डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। हाँ, ग्रोथ डिपेंडेंट का मतलब भी हो गया कि प्लांट्स के अंदर ऐसा मूवमेंट जो ग्रोथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हमको चलना है, अच्छा इसमें एक लाइन और है आपको जो सीखना चाहिए, इफ ग्रोथ इज प्रिवेंटेड देयर विल बी नो मूवमेंट, यानी अगर रुक गया ग्रोथ प्लांट का ग्रोथ रुकने से क्या होगा, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं आएगा, ठीक है ना। क्यों, तभी तो हम इसको बोल रहे हैं कि ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट ये है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट इसमें आ गया प्लांट, देखो इसमें ये टच मी नॉट प्लांट है, उसको टच करने से क्या वो श्रिंक हो गया, ठीक है ना। श्रिंक क्यों हो गया, अब यहां पे जानेंगे हम लोग। इज दिस प्लांट, हाँ इसमें प्लांट नहीं कर रहा है ग्रो, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ग्रोथ डिपेंडेंट नहीं हुआ। तो इसमें क्या हो रहा है, ये कह रहा है नहीं प्लांट इसमें ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो सच मूवमेंट आर कॉल्ड एज ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ग्रोथ इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ कि ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता ऐसा मूवमेंट। इसमें कोई प्लांट की लेंथ थोड़ी बढ़ गई, जब लेंथ नहीं बढ़ी तो हम क्या क्या बोलते हैं, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। मूवमेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, ऐसा मूवमेंट ऐसा मूवमेंट जो डिपेंड नहीं करता ग्रोथ पर। ये हमसे कहना चाह रहा है नेक्स्ट कि ग्रोथ डिपेंडेंट, पहले आप सीखिए, पहले हमको क्या पढ़ना है, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट।